शिक्षकों का सम्मान जरूरी है। शिक्षकों को उनका वाजिब हक मिलना जरूरी है, क्योंकि यही शिक्षक रत्न बनाते हैं, जिस रत्न की बदौलत राज और देश चलता है। कुछ ऐसी ही बातें की जा रही थी जहानाबाद के अब्दुल बारी नगर भवन में, जहां शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान पार्षद उम्मीदवार जीवन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में आए तमाम शिक्षकों को सम्मानित किया गया। साथ ही इस मौके पर पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जीवन कुमार ने कहा कि हमारा पूरा जीवन शिक्षकों के लिए समर्पित है। शिक्षकों के हक हुकूक के लिए मैं पहले भी संघर्ष करता रहा हूं, आज भी कर रहा हूं और आगे भी हमेशा करता रहूंगा। इस मौके पर काफ़ी संख्या में शिक्षकों की उपस्थिति देखी गई। मंच का संचालन शिक्षाविद प्रोफेसर कृष्ण मुरारी द्वारा किया गया। जहानाबाद से मुशर्रफ पालवी की रिपोर्ट। शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उस कार्यक्रम में हमें आमंत्रित किया गया। जी, क्या कहेंगे आज? मान सम्मान के लिए क्योंकि आप उम्मीदवार हैं, क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लानिंग है आपके पास? देखिए, शिक्षक के मान सम्मान की जब हम बात करते हैं तो अंदर से बहुत तकलीफ इसलिए होता है, और तकलीफ का सबसे बड़ा कारण मैं बताऊँ कि 500 से अधिक स्कूलों में मैं भ्रमण किया हूँ, मैं खुद भ्रमण किया हूँ, और तब मुझे ये ज्ञात हुआ है कि बहुत सारी दिक्कतें हैं शिक्षकों के साथ में। और यही नहीं, आप पब्लिक को भी प्रॉब्लम हो रहा है उससे। प्रॉब्लम कहाँ है, मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं वित्तीय शिक्षकों को देखने और उनकी स्थिति को समझने के लिए अपने स्कूल में भ्रमण किया, तो मैंने देखा कि कई ऐसे शिक्षक हैं जिनको 5-5 साल से 7-7 साल से पेमेंट नहीं मिला है, और फिर भी सरकार के कर्मचारी के रूप में वो काम कर रहे हैं, उनसे काम लिया जा रहा है। चाहे जो भी सरकार का काम हो, उनको आदेश आता है, उनको चिट्ठी आती है कि आप ये काम करें, कोरोना का जांच करना हो या फिर जनगणना करनी हो या कोई भी काम करना हो। ये वित्तीय शिक्षकों का स्थिति इस तरह से है। और पेमेंट के मामले में आपको जान के बड़ा सर्च होगा, कहीं 5,000 पेमेंट हो रहा है, कहीं 10,000 पेमेंट हो रहा है, कहीं 20,000 पेमेंट हो रहा है, और 80% केसेस में मैंने देखा कि 5,000 से 10,000 पेमेंट हो रहा है, जो 100 के पेमेंट से कम है। इसका कारण है कि टाइम पर जो ग्रांट की राशि है, ग्रांट की राशि नहीं मिल रही है। कई शिक्षकों को कई वर्षों से पेमेंट ही नहीं मिला है। तो इससे अब सोचिए कि उनके पूरी परिवार, उनके बेटे बेटी या पूरा सिस्टम, उनका पूरा घर परिवार कैसे चलता होगा, ये बहुत तकलीफ की बात है। इसको दूर करना हमारी प्राथमिकता में है, और जब तक मैं इसको दूर नहीं करूँगा, मैंने अपना संकल्प लिया है, मैंने पूरी तरह संकल्प लिया है कि मैं अपना वेतन मैं ही अपना वेतन तब तक नहीं लूँगा जब तक इन शिक्षकों का ठोस समाधान नहीं करूँगा। इन शिक्षक समाज का जो दर्द है, उस दर्द को दूर करने का ठोस समाधान नहीं करूँगा, तब तक हम भी अपना वेतन नहीं लेंगे। ये मेरा अटल संकल्प है। ये वित्तीय शिक्षकों की स्थिति है। और उसके बाद मैं देखता हूँ संस्कृत स्कूलों का स्थिति देखता हूँ, वहाँ की बिल्डिंग जर्जर है, वहाँ पर कोई कार्यक्रम नहीं है, उसके लिए कोई प्लान नहीं है। हम कह रहे हैं कि सभी धर्म को एक साथ हम लेकर चलने का जब प्रयास कर रहे हैं, तो संस्कृत के साथ भेदभाव का कोई बर्ताव नहीं होना चाहिए, उसके साथ भी उसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। हम क्यों चाहें, आखिर हमारी मानसिकता क्या है? क्या हम ये चाहते हैं कि संस्कृत को हम अपने भाषा के रूप में नहीं देखें भविष्य में, उसको विलुप्त कर दें? और यदि इस तरह की मानसिकता वाले लोग बैठे हुए हैं सरकार के अंदर, तो ये बहुत ही विपरीत मानसिकता के लोग हैं। और मैं इस पर उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि अपने इस तरह की मानसिकता को त्याग के संस्कृत को बढ़ावा देने का आप काम करें। नियोजित शिक्षकों की जब बात की जाती है तो वहाँ भी बहुत ही खराब स्थिति है। 2006 में जब बहाली हुई थी नियोजित शिक्षकों की, तब उस वक्त ये मान के चला गया था कि हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी है, परमानेंट शिक्षकों की काफ़ी कमी है। और तत्काल में जब 2005 में एनडीए की सरकार बनी थी, तब नियोजित शिक्षकों के माध्यम से पूरे सिस्टम को, स्कूल को भरने का काम किया गया था। कई स्कूल बंद हो गए थे करीब उस वक्त, और स्कूलों को भरने का काम तत्कालिक रूप में नियोजित शिक्षकों के माध्यम से किया गया था। लेकिन वो एक तरह से एडहॉक व्यवस्था थी, और उसको परमानेंट व्यवस्था में लागू करना ही एक उद्देश्य था। लेकिन आज तक की जो स्थिति है, जो नियमावली है, सेवा शर्तें हैं, वो बहुत ही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत हमें लगता है कि आधारित है, उस पॉलिसी पर आधारित है। और जो सरकार के पास जो पैसा देने के जो परमानेंट शिक्षकों का जो प्रावधान था, उस प्रावधान को नियोजित शिक्षकों पर लागू नहीं किया गया। रिटायरमेंट होने के बाद कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं है, और इसके पीछे हमें लगता है कि गहरी साजिश है। इस साजिश को बेनकाब करना हमारा ड्यूटी है। शिक्षक केवल समाज के आदर्श नहीं होते हैं, बल्कि एक हम तो ये कह रहे हैं कि राष्ट्र का वो सम्मान होते हैं, और किसी भी राष्ट्र का सम्मान शिक्षकों के सम्मान से तौला जाता है। आप देखिएगा पूरे हिंदुस्तान में कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर वो टॉप पर हैं, उनकी टॉप रैंकिंग देखिएगा। तो हमारे यहाँ जो रैंकिंग की बात है, हम निचले 19वें रैंकिंग पे हैं।
जब शिक्षा व्यवस्था के नाम पर हम बहुत पैसा निकालते हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि तीसरा नंबर का हमारा पैसा खर्चा होता है शिक्षा व्यवस्था के नाम पे टोटल भारत में, और 19वां नंबर हम गुणवत्ता के मामले में है। इसका कारण क्या है कि हम शिक्षकों को जो शिक्षक के नाम पर जो पैसा निकालते हैं, करीब 39,000 करोड़ रुपया शिक्षा विभाग का बजट के ऊपर खर्च करते हैं, लेकिन 15 से 16% ही पैसा उनके वेतन में खर्च कर पाते हैं, बाकी डीबीटी के माध्यम से कई योजनाओं में खर्च करते हैं। हम सरकार की योजनाओं पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं कि आप डीबीटी के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था के जो नाम पर पैसा निकाला जा रहा है बजट से, उसको क्यों खर्च करें। लेकिन हमारा कहना है कि जब शिक्षक भूखे रहेंगे तब उनका मन प्रफुल्लित रहेगा, और प्रफुल्लित मन से वो कैसे गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई की बात समझ सकते हैं, और कैसे आप उनको गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई की बात के लिए प्रेरित कर सकते हैं और उनको केंद्रित कर सकते हैं। ये दोनों अपने आप में कंट्रोवर्शियल विषय हो जाता है। हमारा ड्यूटी है कि हम उन चीज़ों को सॉल्व करें, और उन चीज़ों को निश्चित रूप से सॉल्व करने का हम प्रयास करें, और होगा कारण समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जब 39,000 करोड़ का हम शिक्षा विभाग के नाम पर पैसा निकालते हैं, और जब हम 15-16% ही पैसा खर्चा करते हैं, तो 2-3% पैसा और वहाँ से यहाँ पर खर्च कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, और 2-3% पैसा वहाँ से यहाँ डाइवर्ट हो जाएगा, तो राजकर्मी का दर्जा जो निजी शिक्षक हमेशा मांग करते रहे हैं, राजकर्मी का दर्जा देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आखिर ऐसा क्यों, जब हिंदुस्तान के कई राज्यों में परमानेंट सिस्टम की बहाली हो रही है, उत्तराखंड में हो रही है, राजस्थान में हो रही है, मेरा कहना है कि विभिन्न सरकारों में हो रही है, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि नेशनल एजेंडा नहीं है। राजकर्मी का दर्जा आज तक जो सिस्टम को नहीं मिला है बिहार में, ये नेशनल एजेंडा नहीं है, ये स्टेट का एजेंडा है। और निश्चित रूप से जब अन्य राज्यों में चाहे डिफरेंट सरकारें हैं, चाहे बीजेपी है या कांग्रेस की सरकारें दे रही है, तो हमें भी राजकर्मी का दर्जा लेने का अधिकार है। और जब एक बार हमें राजकर्मी का दर्जा मिल जाता है, तो हम समझते हैं कि 90% योजनाओं, 90% हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, और निश्चित रूप से सरकार को करना ही होगा। और यदि ऐसा सरकार नहीं करेगी, तो हम चुनाव जीतने के बाद मैंने सोचा कि पूरे बिहार भर में मैं पैदल मार्च करूंगा, और एक साथ गांधी मैदान में लाखों शिक्षक को जुटा के इस बात को सरकार को बताने का काम करूंगा कि कितना दर्द है, इस दर्द को समझिए और निश्चित रूप से समस्या का समाधान